हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो लेखपाल का पेपर होने वाला उसमें हम लोग कई सारी वीडियो आई है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि यूपी ट्रिपल एससी जितने भी पेपर कंडक्ट कराता है उसमें उस सब्जेक्ट से, जैसे आपने इसके पहले जो है हिंदी की देखी होगी वीडियो। ठीक है, हिंदी में क्या था कि यूपी ट्रिपल एससी जितने भी पेपर कंडक्ट कराए उसमें हिंदी के क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इसी में रिपीट बहुत होते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं सब उसी में से आएगा। ठीक है, स्पेशली आप यूपी स्पेशल देख लीजिए, कंप्यूटर का देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए, ये सब मैक्सिमम आपको कब समझ लिया 90 to 95% आपको सीधे सीधे रिपीटेड ही मिलेगा। और जो क्वेश्चन बचे कुछ हैं या थोड़े बहुत जो इधर उधर से आएंगे, हम लोग एक्सप्लेन के थ्रू कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सब डिटेल में देख रहे हैं। तो आज हम लोग, टाइम बहुत कम है इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग यूपी का जो है यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन बने हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी पेपर कंडक्ट कराए, जैसे देखिए एक्सरे हो गया, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाला हो गया, ऑडिटर का हो गया, बहुत सारे। ठीक है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, इन सब में जितने भी इन्होंने अभी तक यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितने भी, देखिए हम लोग सेगमेंट वाइज चलाएंगे। स्टार्टिंग में अभी 4-5 क्वेश्चन जो बेसिक बहुत पूछते हैं, बेसिक यूपी का, उससे देखेंगे। फिर उसके बाद यूपी की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर वाइज देखते चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन बने हुए सबको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे। और क्या करना है आपको, अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए 1.25 या 5 करके, बट इसको ज़रूर देख के जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्य का पक्षी कौन सा है। ठीक है, तो राज्य पक्षी कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा डी, मतलब सारस क्रेन। ठीक है, अब इसका देखो ये तो वही रिपीट है, बस इसमें इसका वैज्ञानिक नाम जो है ग्रास एंटीगोन है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ग्रास एंटीगोन। ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला क्या है, पक्षी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशु है किसका, यूपी का। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको अगर ऐसे ऑप्शन देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखिए आपको हो सकता है आपको पता हिरण, लेकिन कौन सा, तो यहाँ पे स्वयं डी है, मतलब दलदली हिरण है, न कि ब्लैक हिरण। ठीक है, तो ध्यान देखिए स्वयं डी है, मतलब दलदली हिरण हमारा, मतलब यूपी का क्या है, राजकीय पशु है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे वही है कि अब थोड़ा सा राजकीय वृक्ष अशोक हो गया, राजकीय खेल जो हमारा हॉकी है, राजकीय चिन्ह में एक वृत्ताकार मछली, जो आपने यूपी का लोगो देखा हो, उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, और उसमें 2 नदियाँ भी हैं, गंगा यमुना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। ठीक है, इसका पुराना नाम मीसापुर था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कहना है सुल्तानपुर जिला दक्षिणी में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिले से घिरा हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट। बी सी कह रहे हैं कि सुंदरलाल मेमोरियल यहाँ हॉल स्थित है। किसके बारे में बात हो रही है, तो सुल्तानपुर जिले के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें बताना आपको पहला, मतलब ए बी सही स्टेटमेंट है या फिर पहला सही है या तीनों सही है या केवल सी सही है। तो इसमें आप देखेंगे तो डी, मतलब इसका तीसरा स्टेटमेंट केवल सही है कि यहाँ पे जो है सुंदर लाल मेमोरियल हॉल स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा सुल्तानपुर के बारे में देख लेते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं क्योंकि ये अभी हाल ही में जो हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी 25 में, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए सुल्तानपुर ज़िले का पूरा नाम कुश भवनपुर मिलता है। यह ज़िला उत्तर में मतलब जो लोकेशन की बात हो रही है, उत्तर में फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, उत्तर पश्चिम में बाराबंकी, पूर्व में जौनपुर, आजमगढ़, पश्चिम में अमेठी, दक्षिण में प्रतापगढ़ जिले से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। ये स्टेटमेंट ए वाला हमारा सही भी था। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। ठीक है, वर्तमान समय में विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प क्या नाम है, देखिए इसका नाम है पलाश। ठीक है, पलाश बोलते हैं इसका। अब देखिए ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है या वो कितनी बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। अब वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट 5वां कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले भी, आपने अगर ज़रूर देखिएगा वीडियो, हम लोगों में हिंदी की कुछ वीडियोज़ आई हैं, कंप्यूटर की आई हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि
कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं क्या है, आप किसी भी टाइम घूमते टहलते खाते पीते बस इसको एक बार सुन के जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इससे जैसे यहाँ पे आए नहीं स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन पढ़ते ही जहाँ पे नहीं हो सीधे सर्कल मार दीजिए कि जिससे आपको कंफर्म हो कि बताना क्या है, इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है। बहुत बार हम नहीं को नहीं पढ़ते हैं और सीधे अपना आंसर दे देते हैं, गलत हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, तो उसमें देखेंगे हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, एमपी। तो उड़ीसा नहीं है, आपने मैप में देखा होगा उड़ीसा कोस्टल स्टेट पड़ता है, और जबकि यूपी इधर पड़ता है, तो इसमें इसकी बाउंड्री या सीमावर्ती राज्य नहीं है कौन, उड़ीसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री से, इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें छठवां हमारा पहला क्वेश्चन इसमें मतलब 6 नंबर का है हिस्ट्री वाले सेगमेंट से, कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था। तो इसमें देखेंगे हमारा आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, इसी में घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वर्ष 1921 में, ध्यान रखिएगा ईयर भी पूछा जा सकता है, तो वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। लखनऊ को वर्ष 1935 में, ध्यान रखिएगा 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया था तथा आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ। ठीक है, पहले क्या था, संयुक्त प्रांत। अब देखिए बुद्ध से रिलेटेड यूपी के जितनी भी फेमस जगहें हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो भी स्थान है वो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से या यूपी SSC के एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, अब जैसे इन्होंने दुख से मुक्ति पर दे दिया ना, बहुत सारे में सीधे क्वेश्चन यही आया, यूपी SSC है, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में पूछा गया कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। ठीक है, तो सिंपल सा है कि सारनाथ में दिया था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत दुख से मुक्ति हेतु अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह, आप लोग जब बनारस या वाराणसी जाइएगा तो आई थिंक जो काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ से 10 से 15 मतलब 20 किलोमीटर के अंदर ही है, उसकी लोकेशन वहीं से पड़ता है, तो एक अच्छी जगह है। ठीक है, वहाँ पे आपको सारनाथ स्तूप देखने को सब मिलेगा। तो कह रहे हैं सारनाथ में दिया गया जिसे धर्मचक्र, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि सारनाथ में जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब उसको कहते हैं यहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध गया में बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि उनकी डेथ मतलब मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुशीनगर भी यूपी से रिलेटेड, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण मतलब अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी, तो ये कब, 80 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, वही कुशीनगर में। ठीक है, आदि पुराण किस तीर्थकर की सतचरित्र संग्रह है, तो आदि पुराण किससे होगी। ठीक है, नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा आदि पुराण किससे होगी, ये है आदि पुराण जैन धर्म के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ। देखिए आदि पुराण जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत की भाषा में आदिनाथ मतलब ऋषभ देव के सतचरित्र का संग्रह है, किसमें, आदि पुराण में। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड स्लो चल रहे हैं और पढ़ा लेंगे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से उनका जुड़ा जो प्रतीक है उसको बोलते हैं सांप। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा और। कह रहे हैं कि बैल किसका प्रतीक चिन्ह है, तो ऋषभ देव, सिंह होता है महावीर स्वामी का और शंख होता है नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो इसका ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था, उन्नाव जिले का पूर्व नाम था सवाई गोदो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक राजपूत चौहान राजपूत राजा थे, उन्होंने बसाया था, जो उसका नाम उनका नाम ही था सवाई गोदो करके, तो उन्होंने इस ज़िले को बसाया था, बाद में उन्नाव पड़ गया नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लखनऊ के किस नवाब ने इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिए इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स पूछा जा रहा है, तो इसमें किसने करवाया था, इसका आंसर हो जाएगा सफदरजंग ने। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं लखनऊ के बारे में। कह रहे हैं कि लखनऊ के नवाब सफदरजंग ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था, जबकि बड़ा इमामबाड़ा जिसे अशफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है का निर्माण 1784 ईस्वी में अवध के नवाब अशफुद्दौला द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो जो बड़ा इमामबाड़ा उसका अशफुद्दौला द्वारा करवाया गया था और इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया था सफदरजंग द्वारा। अब इमामबाड़ा भवन लखनऊ की सबसे भव्य इमारतों में से एक है। अब देखेंगे आप जो रूमी दरवाज़ा इमामबाड़ा के सामने, वही हमारा मेट्रो का भी चिन्ह है।
मतलब लखनऊ मेट्रो का चिन्ह सिंबॉलिक वही भी है। यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। किसका? लखनऊ इमामबाड़ा का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा बी, मतलब 1765 में। अब 1765 में जो हुआ था, अब आपको एक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि 1765 की जो संधि हुई थी, ठीक है, किस युद्ध के बाद, मतलब जो अंग्रेज़ों के साथ किस लड़ाई के बाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, किस लड़ाई के बाद ये संधि हुई थी 1765 में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहना अगस्त 1765 में इलाहाबाद की चलिए इसमें मैं देख रहा था, इसमें वो दिया नहीं है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहना अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रथम संधि पर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, तथा द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सऊदौला के मध्य हुआ था। द्वितीय संधि के अंतर्गत हरजाना के रूप में 50 लाख रुपए और अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई थी, तथा अवध के शेष क्षेत्रों को इलाहाबाद में वापस लाया गया था। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब प्रसिद्ध ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि अमीर खुसरो किस शहर से थे, तो पटियाली शहर से थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पटियाली कहाँ पे पड़ता है? यूपी के कासगंज में। अब कह रहे हैं कि वर्ष 1958 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताना है कब की गई थी या कहाँ पे इसको बना दिया गया था आपका इलाहाबाद। 1857 की क्रांति के बाद 1857 मतलब जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से कहाँ इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, हम लोगों ने पहले में देखा था ना, उन्होंने पूछा था इलाहाबाद से बाद लखनऊ में कब बनी थी, लेकिन यहाँ पे पूछा आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के रूप में बटे उत्तर भारत को लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया था। 1920 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से 1920 में क्या हुआ, इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई थी, घोषणा की गई, और 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई और प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया था? 1921 में। 16 कह रहे हैं कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो ये आपने देखेंगे तो बख्त खान थे। ठीक है, अब इन्होंने देखेंगे 1857 में कहाँ पे, दिल्ली, इन सब में इनकी बहुत चर्चा थी, तो ध्यान रखिएगा बख्त खान के बारे में। और अगला क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 1920 में रूर प्रतापगढ़ जिले में गठित की गई थी। अवध किसान सभा की बात हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट 1920 में रूर प्रतापगढ़ जिले में गठित की गई थी। सेकंड है किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। तीसरा स्टेटमेंट है नजराना और बेगार का उन्मूलन करने के लिए किया गया था। चौथा स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, इन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन किया। पांचवा चरण सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, अवध किसान सभा। तो इसका जो है केवल जो आप देखेंगे तो 4 स्टेटमेंट सही है और गलत है। क्या क्या है थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि अवध किसान सभा से रिलेटेड एक क्वेश्चन मान के चलिए आता ही आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवध किसान सभा के बारे में देख लेते हैं कि बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को रूर प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की गठन किया था। किसने? बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, अब दूसरा कह रहे हैं कि यह किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है इस सभा ने नजराना और बेगार प्रथा के उन्मूलन करने का विरोध किया था। चौथा है कि इस किसान सभा ने गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इनके मुद्दों का समर्थन किया था। ठीक है, तो गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी समर्थन किया था। और इसमें किसान सभा की स्थापना, वही जो स्थापना वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया था लास्ट में, चरण सिंह द्वारा इसमें दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह केंद्रों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका मार्क करिएगा। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग में आपको एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब जैसे इसमें देख लेते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह। ठीक है, अब इसके साथ में क्या करिएगा आप लोग, कुछ चीज़ें से मैच द फॉलोइंग, अगर एक दो चीज़ें पता है तब भी आप लोग इसको तो मैच करा ले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, लखनऊ के बाद आपको फैज़ाबाद ध्यान रखना है। ठीक है, फैज़ाबाद के बाद एक बार कानपुर भी देख लीजिएगा। ठीक है, और इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो ये 4-5 जगह पे किसने 1857 से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसको रट के जाइए, क्योंकि इन्हीं से आपको ये स्टेटमेंट हो सकता है कि और ना आता हो कहीं पूछ, लेकिन इन्हीं दो से आप मैच करके आंसर निकाल लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि एका आंदोलन। ठीक है, एका आंदोलन कब हुआ था, 1921-22 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तो पहला कह रहे हैं एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट करेंगे यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। तीसरा कह रहे हैं कि इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन था, किसको, एका आंदोलन की बात चल रही है। चौथा कह रहे हैं यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर में फैल गया। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट कौन सा गलत है, तो इसका बी वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एका आंदोलन महत्वपूर्ण है। एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्रों में किसानों का शोषण के विरुद्ध आंदोलन था। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। यह आंदोलन उच्च लगान दर, किसानों का उत्पीड़न तथा शोषण, नजराना लेने जैसे अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था। आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इसका विस्तार क्षेत्र लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में था। ठीक है, तो ये रहा हमारा एका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्हें आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, अब देखिए आखिरी कलाम तो हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता हो, लेकिन अगर पद्मावत आप सुनेंगे तो सीधे आप लोग यहाँ पे पहला आंसर मार देंगे। पद्मावत आपको पता होगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो इसमें हमारा ए हो जाएगा। अब क्या करिएगा कि जायसी की देखिए जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। ठीक है, ये तो ठीक है यूपी के थे, लेकिन इनकी जो और रचना से पद्मावत हो गया, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों उनकी रचनाएं ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। हो सकता है कि अगली बार आपको पूछ दे कि अखरावट निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं, तो आप लोग जायसी का नाम ध्यान रखिएगा, इनकी तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। 21वें नंबर क्या कह रहे हैं कि मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय कांग्रेस नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव, मतलब 1955-56 की बात हो रही है, के रूप में कार्य किया था, तो ये हो जाएंगे कि चंद्रशेखर ने जनता पार्टी। ठीक है, सी। तो वही है कि चंद्रशेखर राष्ट्रीय नेता बनने से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव 1955-56 के रूप में कार्य किया था। अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था तथा निम्नलिखित में से कौन सा उन गांवों में एक नहीं था। ठीक है, तो अवध कानपुर का जो निर्माण किया गया था उसमें एक नहीं था, बिठूर उस टाइम नहीं था, जबकि प्रेजेंट टाइम में कंफ्यूज करना के लिए क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि बिठूर आप लोग कानपुर में बहुत फेमस जगह है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जिस टाइम कानपुर का गठन हुआ था उसमें बिठूर नहीं था, तो ये ध्यान रखिएगा। कहना कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था, तो वहाँ पे किसका था, मराठाओं का नियंत्रण था। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर, ठीक है, आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले आगरा पर किसका कह सकते हैं, मराठाओं का सत्ता का नियंत्रण था। कहाँ पे, आगरा में। अंग्रेजों ने 1803 में मराठाओं को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन और आसपास के समूचे क्षेत्र को अधिकार कर लिया था। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से संबंधित आया है कि किसने नेतृत्व कहाँ पे क्या भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसका भी देख लेते हैं। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 की बात हो रही। कारू भगत ने रानीपुर में स्वतंत्रता सेनानी, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में और खान बहादुर खान ने बरेली में सरकार बनाई थी। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो फतेहपुर सीकरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। किसने स्थापना श्रेय दिया जाता है? तो दिया जाता है अकबर को, ठीक है। और अकबर ने, देखिए यहाँ देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने 1571 ईस्वी में की थी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले की एक नगर पालिका बोर्ड है। यह शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। 26 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन की क्या थी? मथुरा। देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि महाजनपद और राजधानी पूछे जाते हैं कई बार। सूरसेन क्या हो गया? मथुरा, ठीक है। और वज्ज महाजनपद कौन सा था? तो इसकी राजधानी थी वैशाली। अंग की राजधानी थी चंपा और काशी थी वाराणसी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि देखिए अभी हम लोगों ने बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था ना, बस उसी से देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है। कह रहे हैं प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी, यहाँ पे स्पेस दिया है, क्या होगा? बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण किया गया। तो ये थी श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में देख लेते हैं। प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। किसकी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रावस्ती में बिताया और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के कई महान चमत्कार किए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल की देखिए उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? तो क्या थी? श्रावस्ती। मिलता है उत्तर क्वेश्चन है, ऊपर वाले से बस रिपीट है। और श्रावस्ती देखिए देख लेते हैं। महाजनपद में कौशल महाजनपद के उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल की देखिए दो थे। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल जो कौशल थी उसकी राजधानी थी साकेत, वर्तमान अयोध्या वाला क्षेत्र। यह प्रसिद्ध राजा क्या थे? यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे प्रसेनजीत थे। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल श्रावस्ती में बिताए हैं। वर्ष 1909 में देखिए कह रहे हैं कि 29 क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रांत कहते थे, कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसको। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाजपत राय और रमेश चंद्र दत्त। किसने की थी 29 में? तो इसमें देख लीजिए किसने की थी। ए मतलब मोतीलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मोतीलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कब हुई थी? 1909 में। फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतह शब्द जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस में, मतलब किस भाषा में, कौन सा? फतह की बात हो रही है, तो ये थे फतह से याद रखिएगा फारसी, ठीक है। वही हम लोगों ने देखा था जो फतेहपुर सीकरी बारे में, उसी वही की डिटेल यहाँ पे दी गई, फिर से रिपीट है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहाँ पे है ये सब? हमारे लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो 32 नंबर कह रहे हैं कि परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उनका जन्म हुआ था गोरखपुर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि परमहंस श्री योगानंद गिरी, इनकी बहुत सारी किताबें पुस्तकें भी हैं। इनका मूल नाम है मुकुंद लाल घोष। का जन्म 5 जनवरी 1883 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद 20वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे, योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं का प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में इनका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा उत्तर प्रदेश में कला, संस्कृत और विरासत, मतलब यूपी में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली यूपी SSC के थ्रू जितने भी पेपर कंडक्ट कराए गए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर से, उसको स्टार्ट करते हैं। 33 में कह रहे हैं लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था, ठीक है। किस नवाब के अधीन हुआ था? तो सी मतलब अशफुद्दौला के नेतृत्व में हुआ था। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के नवाब अशफुद्दौला के अधीन हुआ था। लखनऊ में चित्रकला की जो वाश शैली एवं टप्पा नामक 2 शैलियाँ विकसित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा लखनऊ में चित्रकला की कौन कौन सी शैली विकसित हुई थी? तो एक थी वाश, ठीक है, दूसरा थी टप्पा।
तो नाम से 2 शैलियों का विकसित हुई थी। लखनऊ में चित्रकला की शैली का विकास मुख्य रूप से अवध के नवाबों के संरक्षण और यूरोपीय प्रभाव से हुआ था। ठीक है, बेसिकली बहुत जगह आप देखेंगे तो वही जो राजा महाराजा नवाब थे उन्हीं के संरक्षण में कलाएं विकसित हुई थी, तो वही बात यहाँ पे भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहने कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही किसके लिए? आपने सुना होगा कालीन निर्माण के लिए, तो बहुत ही मतलब बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है। तो भदोही को क्या कहते हैं? भदोही को आप लोग पढ़े होंगे तो इसको कालीन नगरी भी कहते हैं भदोही को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का पर विचार करिए और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जिले में बने गेहूँ के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। कहाँ पे? बहराइच में। कह रहे हैं कि गेहूं के मतलब जो हस्तशिल्प गेहूं के डंठल से कुछ सामग्री बनती है वो बहुत फेमस है, इनका पहला स्टेप। दूसरा कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृतियाँ बनाते हैं जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का उपयोग करके कपड़ों के फ्रेम तैयार किया जाता है तथा इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है? आपको कह रहे हैं कि एक और तीसरा कह रहे हैं कि बहराइच देवी पाटन जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ध्यान रखिएगा यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है कि जब भी ये कहीं पे स्टेटमेंट में दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या पूर्व पश्चिम कुछ भी आए दिशा वाला, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहीं कन्फ्यूजन इन सब पे हो तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इसमें ये मैक्सिमम मतलब समझिए 99% ये गलत ही देते हैं दिशा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए क्या कह रहे हैं कि अब इसे 2 स्टेटमेंट तो सही था, ये तीसरा कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, जबकि ये बहराइच के उत्तर पूर्व में है, ना कि दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट का गलत है। उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लोकप्रिय सामग्री उपयुक्त में से यूपी में सभी आप देखेंगे ना कि कडप्पा पत्थर हो गया, टोप स्टोन हो गया, संगमरमर हो गया, तो सभी उपयोग की जाती हैं यूपी में। तो इसमें ऑल डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी क्या है? गलत है। ठीक है, पंडित रविशंकर वाराणसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, सौरभ शुक्ला गोरखपुर। और चौथा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुजफ्फर अली प्रयागराज और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों स्टेटमेंट मतलब पंडित रविशंकर वाराणसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर और सौरभ शुक्ला गोरखपुर से, जबकि जो ये हमारे डी ऑप्शन है मुजफ्फर अली, ये प्रयागराज से नहीं है, ये लखनऊ से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और से सही है स्टेटमेंट। अब देखिए मैच दी फॉलोइंग में कह रहे हैं कि अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप लोग करंट भी पढ़ रहे होंगे तो करंट वाला ही पूछा जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे देख लीजिए वॉल हैंगिंग क्या है, गाजीपुर में जीआई टैग मिला हुआ, हस्तनिर्मित दरिया मिर्ज़ापुर में, मेरठ में कैंची और हस्तशिल्प कालीन जो है भदोही में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्पेस दिया कि शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए फेमस है, तो इसमें बहुत पीतल नगरी मुरादाबाद को बोलते हैं, तो पीतल के लिए मुरादाबाद फेमस है। तो और देख लेते हैं क्या है कि मुरादाबाद में पीतल के बर्तन हस्तशिल्प, सहारनपुर में लोहे के बाट का उद्योग है, आगरा में मिट्टी के खिलौने, लखनऊ में जरदोरी और जरदोजी और चिकनकारी के लिए फेमस है। क्या? लखनऊ। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है तो हाथ छपाई से संबंधित। ठीक है, अब इसी में आप लोग एक बार ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला भी थोड़ा सा एक बार नज़र घुमा लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट इसलिए फेमस है, जैसे ये सब क्वेश्चन बना हुआ, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देख के जाइएगा। अब 41 कह रहे हैं कि स्पेस कह रहे हैं कला मथुरा में स्टेसिलिंग की परंपरा कला है, कौन सी? तो सांझी। तो सांझी कला मथुरा के स्टेसिलिंग की परंपरा मतलब पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत व्रज में हुई थी तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। कौन सी? तो स्टेसिलिंग जो कला है इसके बारे में कह रहे हैं। ब्रोकेड स्पेस दिए हैं कि प्रसिद्ध कलाकृति है किसकी? वाराणसी की। अब देखिए कि देख लेते हैं ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन में की साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्रोकेड का। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अगर आपने पढ़ा हुआ तो इसमें इजी है, क्योंकि दस्तरखान बहुत सारे आप लखनऊ आसपास जाएंगे तो
दस्तरखान के नाम से बहुत सारे, लखनऊ क्या बहुत पूरे सारे यूपी में दस्तरखान के नाम से बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट भी हैं खाने पीने के। ठीक है, तो क्या होती है, एक भोजन को सजाने की परंपरा होती है, उसको बोलते हैं दस्तरखान, तो उसी के नाम से रेस्टोरेंट है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नामक संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से होता? तो मंदोदरी का विवाह किससे हुआ था? रावण से हुआ था। अब देखिए उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत कला सेलेक्ट, अब देखिए वास्तुकला से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए UP SSC में। ठीक है, देखते हैं। मान के चलिए जितना हम लोग कवर कराएंगे ना, यहीं से सीधे सीधे आपको क्वेश्चन रिपीट होगा, ये विश्वास करके चलिए। आगरा किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो कह रहे हैं अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, आगरा किले की बात हो रही है। दूसरा कह रहे हैं इसका निर्माण वास्तुकार जो है अब्दुल खान की देखरेख में शुरू हुआ था। तीसरा कह रहे हैं कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आपको पता होगा, ये तो सबको आई थिंक सबको पता होगा भाई, आगरा का लाल किला होगा या ताजमहल हो गया, सब यमुना नदी के तट पे है। ठीक है, और इसका आगरे का निर्माण का जो किला था अकबर ने शुरू करा था। बी वाला स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी मतलब पहला, और सी मतलब वाला स्टेटमेंट सही है। आगरे किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने शुरू करवाया था तथा निर्माण कार्य अकबर स्वयं अपनी देखरेख में करवाता था। आगरा किला किसमें? यमुना नदी के तट पर स्थित है, वो करें स्वयं इसका अपनी देखरेख में करता था। बुलंद दरवाज़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है बुलंद दरवाज़ा के बारे में। तो इसमें इसे पेशावर पर अकबर की जीत के बारे में, तो पेशावर गलत है। पढ़ते ही आप लोग क्या करना है ना कि UP SSC का जैसे भी क्वेश्चन आए कोशिश करेगा, हो सकता है आपको पहला ही स्टेटमेंट पढ़ते मिल जाए आंसर, लेकिन एक बार कोशिश करिए जितने भी चारों पांचों स्टेटमेंट हैं ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ भी नहीं रहा हो या आ रहा हो, तो उससे बहुत ईजी हो जाएगा आपका आंसर निकालना। ठीक है, इन्हीं बुलंद दरवाजे के बारे में कौन सा कथन गलत? हो सकता है आपको बुलंद दरवाजे के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, याद ही नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसे पढ़ेंगे कि अच्छा ये पेशावर पर कोई चर्चा ही नहीं थी, उस पर विजय पे बनाया नहीं गया था कुछ, पढ़ते ही स्टेटमेंट आपको हिस्ट्री याद आ जाएगी। तो कोशिश करिएगा, पूरा पढ़िएगा। कह रहे हैं बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा तैयार करवाया गया था। लखनऊ की चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ठीक है, तो किसके जो चारबाग लखनऊ का, आप बहुत सारे लोगों ने देखा होता, जिसने भी देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है, तो ये किस शैली में बना है? ठीक है, अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि उसका नाम है चारबाग रेलवे स्टेशन तो चारबाग शैली में बनाया गया, तो नहीं, ये बनाया गया बी मतलब इंडो सार्सेनिक शैली में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि चारबाग शैली के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। चारबाग शैली अलग होती है कि जहाँ पे ऐसे होता है कि एक बीच में मुख्य दीवार या मंदिर होता है, चारों कोने पे छोटे छोटे एक मंदिर होते हैं, सबको मिला के चारबाग शैली इसी प्रकार से कुछ होती है, या गार्डन होते हैं। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो CST है मुंबई में, ये इसका निर्माण विक्टोरियन गोथिक शैली में किया गया। ठीक है, अब स्पेस देने के प्रसिद्ध बरुआ सागर किया स्पेस द्वारा किया बनवाया गया था। अब देख लेते हैं, इसमें डी होगा उदित राजा उदित सिंह द्वारा, लेकिन इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं क्या है। प्रसिद्ध बरुआ सागर किला का निर्माण ओरछा के राजा उदित सिंह ने करवाया था। यह किला कहाँ पे? झांसी में स्थित है। अब हो सकता है आपको लोकेशन ही पूछ दे, बरुआ सागर किला कहाँ पे है, तो झांसी में स्थित है। इसका निर्माण उदित सिंह द्वारा करवाया गया था। इस स्थान पर राजा उदित सिंह ने बरुआ सागर ताल का भी निर्माण करवाया था। झांसी शहर देखिए यहाँ पे एक और यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है। झांसी शहर पहुज नदी एवं बेतवा नदी के मध्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1631 में ओरछा के शासक वीर सिंह बुंदेला द्वारा किया गया था। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से झांसी के बारे में, वहाँ नदी के बारे में किसने स्थापना, और साथ में एक ये कि आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो झांसी में किया जाता है। तो यहाँ से जितने भी देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि ये बस 40, 50, 100 क्वेश्चन नहीं है इसमें, यहाँ से भी जितने भी UP SSC का फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कवर किया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखते जाइएगा। 49 कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की पहचान है। वाराणसी रिवर फ्रंट, ठीक है, सारनाथ और काशी विश्वनाथ और इलाहाबाद का किला। तो इसमें जो ऑप्शन दिया वो गलत है, इसमें मैच नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत में कुल 44 स्थान शामिल है। लेटेस्ट में अब जो भी शामिल किया गया उसको अपडेट करना होगा, करंट अफेयर में हमारे आया उसको देखना होगा। ठीक है, स्पेशली यूपी से जो भी यूनेस्को में हेरिटेज साइट, जैसे कि
यूपी के लखनऊ शहर को खाने पीने से संबंधित एक चीज़ की श्रेणी में इसको जो है स्थान मिला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मान के चलिए पूछा जाएगा तो लखनऊ को किस श्रेणी में किसी खाने पीने के क्षेत्र में वो क्या नाम है कि उसको उपलब्धि मिली है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब कह रहे हैं कि अब इसको में देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 44 स्थान सम्मिलित हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में 3 साइट सम्मिलित हैं। आगरा का किला, इसको 1993 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में और ताजमहल 1983 में। इस सूची में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा, अब देखिए यूनेस्को की जहाँ लेटेस्ट या हेरिटेज साइट वाली बैठक भी हुई थी उस कंट्री या देश या लोकेशन का भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा है सही सुमेलित क्या है, नहीं है। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि मेहताब बाग लखनऊ, प्रयागराज में शंकर विमानमंडल, जबकि आगरा का लाल किला जो है लाल किला आगरा में है। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, और इसमें कह रहे हैं कौन सम्मिलित नहीं है। तो जो मेहताब बाग इन्होंने लखनऊ में दे रखा है ये आगरा में है, तो यही गलत है पहला स्टेटमेंट। यहाँ देख लेते हैं, मेहताब बाग आगरा, शंकर विमान मंडप प्रयागराज, तीसरा कह रहे हैं लाल किला आगरा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर वो रेड फोर्ट या ऐसे करके देता तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होता। लाल किला जो है दिल्ली में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली में ही नहीं, जो आगरे में लाल किला है या आगरे का किला उसको भी लाल किला कहते हैं। और ग्रीन पार्क स्टेडियम जो क्रिकेट के फ़ैन लोग होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट वगैरह होता रहता है ग्रीन पार्क में। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे की फीट की ऊंचाई कितनी है, तो 60 फीट है। इसको तुर्की गेट भी कहते हैं रूमी दरवाज़ा का। ठीक है, अब रूमी दरवाज़ा को लखनऊ मेट्रो का सिंबल भी बनाया गया है। ठीक है, ऐसे कुछ करके है ना, ऐसे करके देखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो वही है रूमी दरवाज़ा का। 52 कह रहे हैं कि देवगढ़ में स्थित, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल के दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात शैली है। तो इसमें पंचायतन शैली, देखिए आ गया ना पंचायतन शैली। अब देखिए इसमें 2-3 क्या होता है कि इसीलिए कहते हैं PYQ कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि आपको यहाँ से पड़ गया कि भाई देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, खूब सारे क्वेश्चन बनाए गए कि दशावतार मंदिर कहाँ पे है, लोकेशन पूछा गया, तो देवगढ़ में, किस काल का है, गुप्त काल का है। ठीक है, अब इसमें कौन सी शैली है, तो पंचायतन शैली में बनाया गया है। किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ेंगे तो खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और बस इन्हीं सब टॉपिक से अगर आप बस मास्टरी करके जाइए, रट के जाइए एकदम, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं से बाहर नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर भारत में सबसे प्राचीनतम पंचायतन शैली निर्माण का मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल में निर्मित है। पंचायतन शैली के मंदिरों के मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरे होते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कैसे होता है, यहाँ पे 4 से एक बीच में मुख्य मंदिर होता है। पंचायतन शैली में अन्य मंदिर के उदाहरण उदयपुर में जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर और कंदरिया महादेव और भुवनेश्वर में ब्रह्मदेव मंदिर। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में अपने त्यौहार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मतलब UPSSC ने त्यौहार से रिलेटेड यूपी में जितने भी पेपर कंडक्ट कराए हैं उसमें त्यौहार से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नकटैया के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें कौन सा है, तो वाराणसी। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, पूछा गया कई बार। ठीक है, अभी लेटेस्ट 25 में भी पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला दशहरा के दौरान निकलने वाले एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस जिसके नकटैया के लिए प्रसिद्ध है। नकटैया भगवान लक्ष्मण द्वारा, जैसे नाक से संबंधित है, तो भगवान लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने वाले भाग के अभिनय के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के अन्य उत्सव मेलों में कांपिल्य मेला कहाँ पे होता है, फर्रुखाबाद में, शोरो मेला काशगंज में, द्रुपद मेला वाराणसी में, नवरात्र मेला मिर्ज़ापुर में, सैयद सलार मेला बहराइच में और कल्की महोत्सव संभल में मनाया जाता है। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है, तो इसका प्राथमिक फोकस क्या है, तो मेले का जो सिंपल सी बात है कि आप लोग बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला, ये इसका फेमस है। ठीक है, बटेश्वर मेला के बारे में, मतलब इसका आंसर हो जाएगा D, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसमें देखिए वही है ना कि D। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव जिसे बटेश्वर मेले
का प्राथमिक फोकस बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला था। यह मेला प्रतिवर्ष आगरा जिले में आयोजित किया जाता है। यह मेला ग्रामीण भारतीय जीवन की एक रंगीन, जीवंत एवं पूरी तरह से प्रमाणित झलक प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोहों के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेला आयोजन करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपको न केवल यूपी ट्रिपल एससी बल्कि यूपी पीसीएस तक में पूछे गए, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, मेरठ। ठीक है, तो नौचंदी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य मेलों में देखेंगे तो कलिंजर मेला कहाँ पे होता है? बांदा में। ठीक है, कलिंजर का किला आपको याद ही होगा। बेरिया घाट मेला का आयोजन हरदोई में, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, सैयद सलार मेला का बहराइच में, गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में होता है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया गया था? एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इसका हो गया था ए, मतलब 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। कब? 13 जनवरी टू 26 फेब, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ना, अब देखिए उसी में मेले का, उसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन बस उतने से है। उत्तर प्रदेश का कलिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ पे आयोजित होता है? तो कहाँ पे होता है? बांदा में। ठीक है, तो कलिंजर मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आयोजित होता है। इसी तरह तिगरी मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? अमरोहा में। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। सोरो मेला का आयोजन कासगंज में। बटेश्वर मेला का आयोजन आगरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ पे होता है? ताज महोत्सव आगरा में होता है। ठीक है, नाम से थोड़ा सा मैच हो रहा है ना, ध्यान रखिएगा। कब होता है? प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में किया जाता है ताज महोत्सव का आयोजन। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थितियों का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मंगल, बुध, शुक्र नहीं, यहाँ पे बृहस्पति। कुंभ मेले में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको, बृहस्पति। मतलब इन सब की गणना के अनुसार पे तिथि और कब क्या महा स्नान कौन सा क्या होता है उसी आधार पर निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला की विशेषता क्या है? तो बटेश्वर मेला क्या है? पशु मेला है, हम लोगों ने देखा था उत्तर। अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन क्या है? बारिश मौसम झूला हम लोग झूलते हैं, तो वही है, इसका हो जाएगा ए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य और संगीत से रिलेटेड यूपी ट्रिपल एससी ने क्या क्वेश्चन पूछा वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? अब देखिए, अभी पिछला ना वो था बारिश वाला, अब उसी में बस थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने श्रावण मास में कर दिया। ठीक है, सावन में झूला हम लोग, आपको पता होगा, और वही जुलाई अगस्त में पड़ता है श्रावण मास, और उसी में बारिश का भी मौसम होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, जुलाई अगस्त बारिश के मौसम में, श्रावण मास में वही है वर्षा ऋतु पेड़ झूला। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कजरी। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा कि झूला इन सब के टाइम में कजरी गाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कजरी नृत्य बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोकप्रिय नृत्यों में देखेंगे तो डंडा बुंदेलखंड क्षेत्र में, दीवारी नृत्य ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में, धोबिया नृत्य पूर्वांचल में, कठ घोड़वा नृत्य होता है पूर्वांचल में, कर्मा नृत्य होता है मिर्जापुर सोनभद्र में, जोगनी नृत्य होता है अवध में, और सौरा नृत्य होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया जाता है? तो कौन सा नृत्य गाया जाता है? तो आपने सुना होगा कि सोहर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से चरकुला नृत्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। तो चरकुला नृत्य होता है सिर पर बहुस्तरीय दीपकों का एक संतुलन, मतलब ऐसे महिलाओं सिर पर दीपक लगे नृत्य किया जाता है, चरकुला नृत्य बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना। इसके बाद थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, कई बार पूछा गया। तो चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना। चरकुला उत्तर प्रदेश के व्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को रखकर कृष्ण भक्ति गीतों पर नृत्य करती हैं। ठीक है, किसको? कृष्ण भक्ति गीतों पर। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? ठीक है, तो दीवारी ख्याल। जबकि आप देखेंगे तो ये जो है ख्याल नृत्य का जो रूप है, जबकि दीवारी जो ख्याल है वो नहीं है। अब स्पेस दिया, यहाँ पे स्पेस है, करें
बनारस घराने के प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका कौन थी, या नाम पूछा है तो रसूलन बाई थी। ये बनारसी घराने की प्रसिद्ध ठुमरी और टप्पा गायिका थी। थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रसूलन बाई छोटी मैना, बड़ी मैना एवं गिरजा देवी बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका थी। बनारस घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने को शास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्धि दिलाने में भारत रत्न में 2 संगीतक पंडित, आपने इनका नाम सुना ही होगा, रविशंकर सितार और बिस्मिल्लाह खां शहनाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक गुदई महाराज और कृष्ण महाराज और पंडित राजन और साजन मिश्र रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नृत्य के रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखा था ये 65, ठीक है, बस वही क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया, बस थोड़ा सा चेंज किया गया उसका सेम शब्द, ठीक है। तो उसमें ये इसका आंसर भी वही सी होगा, चरकुला नृत्य, ठीक है, सेम पूछा गया क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल कि 108 दीपों का वो सिर पे रख के संतुलित करके कृष्ण गीतों पर नृत्य किया जाता है। रसिया गीत किस नृत्य क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, तो ये देखेंगे आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्पेसिफिक लोकेशन पूछता तो आप लोग ब्रज क्षेत्र इन सब में मार देते, लेकिन सीधे स्टेट पूछा गया तो यूपी में। वो रासलीला होती है ना कृष्ण की, तो उसी से रिलेटेड पूछा के। अब 70 कह रहे हैं कि निम्नलिखित थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सांस्कृतिक पहचान है। तो थारू के कहाँ पे सांस्कृतिक पहचान, तो तराई क्षेत्र में, ठीक है। थारू जनजाति है तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों की पहचान है। थारू उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जनजाति समूह है। इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच जिले में निवास करते हैं। थारू किरात वंश में कई जातियों और उपजातियों में विभाजित है। थारू, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये भी लाइन, थारू दीपावली को क्या शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो हो सकता है आपको ऐसे पूछ ले कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कि कौन सी जनजाति मनाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा थारू, ठीक है। कह रहे हैं कि 71 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसमें हो जाएगा कजरी, ठीक है, तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है। 72 कह रहे हैं कि कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। तो इसमें हो जाएगा आपका आगरा घराना। तो आगरा घराने के गायक ख्याल गायकी के साथ ही ध्रुपद और धमार में भी पारंगत थे। किराना घराना हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए, अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए, रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए, लखनऊ घराना ख्याल और ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। 72 देखते हैं, ठीक है। कौन सा घराना, ये हम लोगों ने आई थिंक देख लेते हैं फिर से। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण होता है, तो ये हम लोगों ने अभी देख लिया था, आगरा घराना। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है कथक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया। तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत में प्रचलित 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। क्या, कथक। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्णिम युग माना जाता है। किसके, वाजिद अली शाह के। देखिए चरकुला दादरा किस राज्य के नृत्य है। तो चरकुला देखिए उत्तर प्रदेश, आपको अगर चरकुला पता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बने अभी आगे और देखते हैं। अभी 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, और देखते हैं, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिलाओं के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। तो बघेलखंड का कौन सा नृत्य है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। बघेलखंड के तहत देखेंगे तो बघेलखंड में जो राई नृत्य किया जाता है, परंतु यह नृत्य कुछ विभेद आ जाते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड में राई नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जबकि बघेलखंड में यह पुरुष ही स्त्री वेश में धारण करते हुए राई नृत्य करते हैं। बघेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक तथा नगाड़े का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर, देखिए वही वाला क्वेश्चन क्या हुआ इसका, चरकुला, ये 4-5वीं बार रिपीट हो रहा और यहाँ भी लगातार पूछा गया। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई? तो किसकी नृत्य हुई? कथक। अभी ऊपर देखा था, यहाँ भी रिपीटेड क्वेश्चन वही पूछा गया। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश में है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? इसमें हो जाएगा कथक। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये कहाँ गया, हाँ यहाँ देखा था ना, सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी रिपीटेड है अलग। अब कह रहे हैं कि 80 फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो ये देखेंगे आगरा। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा में संबंधित इतिहासकारों के 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतवादियों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया था। किसको? तो आगरा घराने को। हरदौली कथा, ठीक है ध्यान रखिए 81 करें कि हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में फैली हुई। तो हरदौल कथा कहाँ पे आप देखेंगे तो ये करें यूपी एमपी में फैली, तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, 82 करें कि नृत्य संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो ये देखेंगे तो पूरब घराना। इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना। इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। इस घराने में शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नर्तक संबंधित हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में साहित्य देखिए, साहित्य से रिलेटेड यूपी SSS ने उत्तर प्रदेश का साहित्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछे देख लेते हैं। कह रहे हैं 83 में किस उपन्यास के, इसमें इजी क्वेश्चन आए थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रय आदि उपन्यास में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना का दर्शन मिलता है? तो जाहिर सी बात आपने रंगभूमि, गोदान इन सब पे पढ़ा तो प्रेमचंद हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो प्रेमचंद उपन्यास देख लीजिएगा इनके कि सेवा सदन है, निर्मला है, कर्मभूमि है, कायाकल्प है, गबन इत्यादि है। उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं और 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रहमान फारूकी, शमशूर रहमान फारूकी। ठीक है, ये आप देखेंगे तो शमशूर रहमान फारूकी का जन्म 1935 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये उर्दू के लेखक कवि हैं, इन्हें उर्दू साहित्य के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा रचित तककीदी अफकार मतलब साहित्यिक आलोचना के लिए वर्ष 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू सम्मानित किया गया था। वर्ष 1923 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सादिका नवाब। अब देखिए लेटेस्ट जो अभी इसमें ये तो छोड़िए, ठीक है, लेटेस्ट जो अब इसमें यहाँ तक आपको पता है लेटेस्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार इन सबको जो दिया गया होगा उसको ध्यान रखिए, करंट में पूछे जा सकते हैं। आप देख लेते हैं 85वां क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश से किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है? फिराक गोरखपुरी का नाम है रघुपति सहाय। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1996 में गोरखपुर में। इसी के नाम पे इन्होंने फिराक गोरखपुरी अपना नाम रख लिया था, मतलब सर नेम कह सकते हैं या साहित्यिक नाम। और जबकि इनका मेल नाम है मेन इनका मुख्य नाम जो मेन नाम था वो रघुपति सहाय है। और ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए और जेल भी गए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवियत्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती है और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा महादेवी वर्मा। अब देख लेते हैं थोड़ी सी महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा को अपने साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 1988 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1956 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख जो रचनाएं या कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा है। और 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी 11 सितंबर 1987 में प्रयागराज में हुई थी। निम्नलिखित में से फतवाए जहांदारी के लेखक कौन से हैं? तो जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, फतवा इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। फतवा जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 88 कह रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन से हैं? तो इसका डी, मतलब ये दोनों क्या थे, गज़ल गायकी संबंधित। मिर्ज़ा गालिब और फिराक गोरखपुरी दोनों ही गज़ल से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। मिर्ज़ा गालिब को इश्कियाक शायरी को सानी में नहीं माना जाता है, मतलब कोई सानी नहीं माना जाता, सॉरी। मिर्ज़ा गालिब को इश्कियाक शायरी का कोई सानी नहीं मानता। वहीं फिराक गोरखपुरी को मिर्ज़ा गालिब के बाद सबसे महान गज़ल गायक माना जाता है। 89 कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्थान उत्तरदायी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ध्यान देखते क्या है कि इसका हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे ना उत्तर प्रदेश का सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए उत्तर प्रदेश में योजना विभाग और अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी प्रभाग उत्तरदायी है। इस प्रभाग का मुख्य कार्य राज्य की आर्थिक योजनाओं के लिए डेटा एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और रिपोर्ट प्रकाशित करना। यह प्रभाग विभिन्न विकास योजनाओं के लिए क्रियान्वित के लिए भी जाना जाता है, मतलब सहायता योगदान देता है। और 90वें क्वेश्चन कहने की चंदायन मुल्ला दाऊद की एक प्रसिद्ध अवधी सूफी कृत्य किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? तो इसमें हो जाएगा लोरिक चंदा। मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियों में प्रेमा गोदान सम्मिलित है। मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1966 को। तो प्रेमचंद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ए, मतलब ए बी दोनों सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में लमही गांव जनपद वाराणसी यूपी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृतियों में प्रेमा 1907 प्रथम उपन्यास था इनका, ठीक है। गोदान 1936 में। प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद का मृत्यु हो गई थी 8 अक्टूबर 1936 को, ठीक है, जबकि इन्होंने 1966 में दिया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। उनकी पहली प्रमुख कृति रंग से भंग थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। तो कौन सा कथन सही है? इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब ए और बी दोनों सही है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1986 को चीरगांव नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में झांसी जिले में। मैथिली शरण गुप्त की पहली कृति रंग में भंग है। यह रचना उस समय की सामाजिक और राष्ट्रीय परिस्थितियों पर व्यंग करती है। राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी, ठीक है। 93 कह रहे हैं कि लेखकों और उनकी कृतियों और रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो कौन सा गलत? अष्टसूर जो है सूरदास की नहीं है, ध्यान रखिएगा। सूरदास की जो है रचना सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, महादेवी वर्मा का छड़दा, गिल्लू, नीरजा और रश्मि जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी है। और मैथिली शरण गुप्त की तिलोत्तमा है, साकेत और भारत भारती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे यूपी के जितने क्वेश्चन है 2 भागों में 2 वीडियो आएगी, ठीक है। एक आज, एक कल आ जाएगी, या आज ही शाम तक आ जाएगी। तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते कर रहे हैं, चलते चलते देख के ज़रूर जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो लगभग 100 मतलब 100 क्वेश्चन के आसपास हुआ, और लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कवर करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।